सर्वोदय नमस्कार बच्चों। आज आप लोगों का नागरी लिपि पाठ का पढ़ाई होने जा रहा है, जिसके रचनाकार हैं गुणाकर मूले। गुणाकर मूले का जन्म 1935 ईस्वी में महाराष्ट्र के अमरावती जिले के एक गांव में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा ग्रामीण परिवेश में हुई। शिक्षा की भाषा मराठी था। उन्होंने मिडिल स्तर की पढ़ाई मराठी में और फिर वर्धा चले गए और वहाँ उन्होंने 2 वर्षों तक नौकरी की। गुणाकर मूले के अध्ययन एवं कार्य का क्षेत्र बहुत बड़ा है, व्यापक है। उन्होंने गणित, खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, विज्ञान का इतिहास, पूरा लिपि शास्त्र और प्राचीन भारत का इतिहास व सांस्कृतिक जैसे विषयों पर खूब लिखा है। गुणाकर मूले की एक पुस्तक है अक्षर कथा। इस पुस्तक में उन्होंने संसार की प्रायः सभी प्रमुख पुरालिपियों की विस्तृत जानकारी दी है। पुराने लिपियों के बारे में बताया है। प्रस्तुत निबंध नागरी लिपि गुणाकर मूले की पुस्तक भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। इसमें हिंदी की अपनी लिपि नागरी या देवनागरी के ऐतिहासिक विकास की रूपरेखा स्पष्ट की गई है। यहाँ हमारी लिपि की प्राचीनता, व्यापकता और शाखा विस्तार के विवरणों से बचते हुए लेखक ने निबंध को बोझिल नहीं होने दिया तथा सादगी और सहजता के साथ जरूरी ऐतिहासिक जानकारियाँ देते हुए लिपि के बारे में हमारे भीतर आगे की जिज्ञासाएं जगाने की कोशिश की है। कहा कि जिस लिपि में यह लेख छपा है उसे हम नागरी या देवनागरी लिपि कहते हैं। करीब 2 सदी पहले पहली बार इस लिपि में टाइप बने और इसमें पुस्तकें छपने लगी, इसलिए इसके अक्षरों में स्थिरता आ गई। क्या हो गया? पहल इस लिपि के टाइप बने और पुस्तकें छपी और उसके बाद अक्षरों में स्थिरता आ गई। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। हमारे पड़ोसी देश नेपाल की नेपाली व नेवारी भाषाएं भी इसी लिपि में लिखी जाती हैं। मराठी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। मराठी में सिर्फ एक अतिरिक्त लक्षण है। हमने देखा है कि प्राचीन काल में संस्कृत व प्राकृत भाषाओं में यह ध्वनि थी और इसके लिए एक अभिलेखों में अक्षर मिलता है। पहले केवल ध्वनि थी, आवाज, लेकिन जब इसके टाइप बने और पुस्तकें छपने लगीं तो ये अभिलेखों में अक्षर मिलता है। देवनागरी लिपि के बारे में एक और महत्वपूर्ण तथ्य है कि संसार में जहाँ भी संस्कृत प्राकृतिक की पुस्तकें प्रकाशित होती हैं वे प्रायः नागरी लिपि में ही छपती हैं। वैसे विदेशों के कुछ पंडित
और उनका अनुकरण करते हुए कुछ भारतीय पंडित भी ऊपर नीचे कुछ चिन्ह जोड़ते हुए रोमन अक्षरों में भी संस्कृत प्राकृत के उद्धरण एवं ग्रंथ छपवाते हैं। प्राकृत भी भाषा है, संस्कृत भाषा, प्राकृत भाषा। गुजराती लिपि देवनागरी लिपि से अधिक भिन्न नहीं है। बंगला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की पुत्री नहीं तो बहन अवश्य है। इसका मतलब बंगला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की पुत्री नहीं तो बहन अवश्य है। कहने का मतलब कि इन दोनों का भी संबंध है। हाँ, दक्षिण भारत की लिपियाँ वर्तमान नागरी से काफ़ी भिन्न दिखाई देती हैं, लेकिन यह तथ्य हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि आज कुछ भिन्न सी दिखाई देने वाली दक्षिण भारत की ये लिपियाँ तमिल, मलयालम और तेलुगु कन्नड़ भी नागरी की तरह प्राचीन ब्राह्मी से ही विकसित हुई है। क्या कहा गया कि दक्षिण भारत की ये लिपियाँ तमिल, मलयालम और तेलुगु कन्नड़ भी नागरी की तरह प्राचीन ब्राह्मी से ही विकसित हुई है। ये भी प्राचीन समय से ही विकसित है। अभी कुछ समय पहले तक दक्षिण भारत में पोथियाँ लिखने के लिए नागरी लिपि का व्यवहार होता था। पोथियाँ मतलब जैसे पंडितों के पास जो पोथी होती है पूजा पाठ के लिए, दरअसल नागरी लिपि के आरंभिक लेख, सबसे पहले वाले लेख हमें दक्षिण भारत से मिलते हैं। दक्षिण भारत की यह नागरी लिपि नंदी नागरी कहलाती है। दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है? नंदी नागरी लिपि। कोंकण के शिलाहार मान्यखेट के राष्ट्रकूट देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख नंदी नागरी लिपि में है। उसके बाद लेखक ने बताया कि दक्षिण भारत में तमिल, मलयालम और तेलुगु कन्नड़ लिपियों का स्वतंत्र विकास हो रहा था। फिर भी दक्षिण भारत में अनेक शासकों ने नागरी लिपि का इस्तेमाल किया है। राज व राजेंद्र जैसे प्रतापी चोर राजाओं 11वीं सदी के सिक्कों पर नागरी अक्षर देखने को मिलते हैं। सिक्कों पर देखने के लिए मिलते हैं। 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरलस्य जैसे शब्द नागरी लिपि में अंकित है। तो वीर केरलस्य का मतलब क्या हुआ? ये संस्कृत में लिखा गया कि वीर केरलस्य जैसे शब्द नागरी लिपि में। कहने का तात्पर्य यह है कि जो राजा हुए वो अपने अपने स्तर से उसे इंकित करने का प्रयास किया। सुदूर दक्षिण से प्राप्त बरगुन का पलियम ताम्रपत्र 9वीं सदी नागरी लिपि में है। इतना ही नहीं, श्रीलंका के पराक्रम बाहु विजय बाहु 12वीं सदी आदि शासकों के सिक्कों पर भी नागरी अक्षर देखने को मिलते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जितने भी शासक हैं सब लोग अपने अपने ढंग से सिक्के पर भी नागरी अक्षर को अंकित किए हैं। दूसरी ओर उत्तर भारत में अल्पकाल के लिए इस्लामी शासन की नींव डालने वाले महमूद गजनवी 11वीं सदी पूर्वार्ध के लाहौर के टकसाल में ढाले गए चांदी के सिक्कों पर भी हम नागरी लिपि के शब्द देखते हैं। इन सिक्कों पर एक तरफ कूफी लिपि में कलमा अंकित है तो दूसरी तरफ नागरी लिपि में अंकित है। कहा इन सिक्कों पर एक तरफ कूफी लिपि में कलमा अंकित है। कलमा मीन्स जो इसमें लिखा गया, सिक्के पर जो लिखा गया उसी को कलमा कहा गया।
कलमा अंकित है। उसके बाद अव्यक्त मेकम महमूद, अवतार नृपति महमूद। ये सिक्के 1028 ईस्वी में शुरू किए गए थे। स्मरण रहे कि लगभग इसी समय के दक्षिण के चोर राजाओं के सिक्कों पर भी नागरी लिपि के लेख लिखे गए शब्द देखने को मिलते हैं। महमूद गजनबी के बाद महमूद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह आदि शासकों ने भी अपने सिक्कों पर नागरी शब्द खुदवाए हैं। बादशाह अकबर ने ऐसा सिक्का चलाया था जिस पर राम सीता की आकृति है और नागरी लिपि में रामसीय शब्द अंकित है। राम और सीय, सीय में सीता। कौन ऐसा किया था? बादशाह अकबर ने अपने सिक्के पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में लिखवाया था रामसीय। कहने का तात्पर्य यह है कि जो जो शासक हुए वो अपने अपने ढंग से, अपने अपने स्तर से सिक्के पर लिखवाया। उत्तर भारत में मेवाड़ के गुहिल, सांभर, अजमेर के चौहान, कन्नौज के गाहरवाल, काठियावाड़, गुजरात के सोलंकी, आबू के परमार, जेजाक भुक्ति, बुंदेलखंड के चंदेल तथा त्रिपुरा के कलचुरी शासकों के लेख नागरी लिपि में ही है। उत्तर भारत की इस नागरी लिपि को हम देवनागरी के नाम से जानते हैं। उत्तर भारत के इस नागरी लिपि को हम देवनागरी नाम से जानते हैं। उपर्युक्त जानकारी से यह स्पष्ट हो जाता है कि ईसा की 8वीं-9वीं सदी से नागरी लिपि का प्रचलन सारे देश में था। नागरी लिपि का प्रचलन सारे देश में था। यह एक सार्वदेशिक लिपि थी। गुप्त काल की ब्राह्मी लिपि तथा बाद की सिद्धम लिपि के अक्षरों के सिरों पर छोटी आड़ी लकीरें या ठोस छोटे तिकोन हैं, लेकिन नागरी लिपि की मुख्य पहचान यह है कि इसके अक्षरों के सिरों पर पूरी लकीरें बन जाती हैं और ये सिरोरेखाएं उतनी ही लंबी रहती हैं जितनी कि अक्षरों की चौड़ाई होती है। आप लोगों को पहले भी हम बताए थे कि जो भी शब्द लिखा जाए उसके ऊपर पूरी लकीर खींची जाए। बहुत सारे बच्चे वैसा नहीं करते हैं, लेकिन करना चाहिए। देखिए आपके बुक में भी ऐसा लिखा हुआ है कि ये सिरोरेखाएं उतनी ही लंबी रहती हैं जितनी कि अक्षरों की चौड़ाई होती है। लेकिन करते क्या हैं कि सबसे पूरा शब्द लिख के सबसे लास्ट में तो छोटा सा लकीर खींचते हैं। ऐसा नहीं होता है, पूरी लकीर खींचनी चाहिए। हाँ, कुछ लेखों के अक्षरों के सिरों पर अब भी कहीं कहीं तिकोन दिखाई देते हैं। दूसरी स्पष्ट विशेषता यह है कि इस प्राचीन नगरी के अक्षर आधुनिक अक्षरों से मिलते जुलते हैं और इन्हें आसानी से थोड़े अभ्यास के बाद पढ़ा जा सकता है। हम बता चुके हैं, कौन लेखक का कहना है कि दक्षिण भारत से नागरी, नंदी नागरी लिपि के लेख 8वीं सदी से मिलने लग जाते हैं और उत्तर भारत से 9वीं सदी से। लेकिन हम यह नहीं कह सकते हैं कि अमुक निश्चित समय से ही नागरी लिपि की शुरुआत होती है। नागरी जैसे अक्षर कुछ पुराने लेखों में दिखाई देते हैं और पुरानी शैली के कुछ अक्षर नागरी लेखों में भी दिखाई देते हैं। पहले तो अक्षर बने, अब लेख भी छपने लगे और वो पुरानी शैली में दिखाई देने लगे। अब हमें यह देखना है कि नई लिपि को नागरी, देवनागरी या नंदी नागरी क्यों कहते हैं। नई लिपि को
लेखक ने कहा कि नागरी नाम की उत्पत्ति तथा इसके अर्थ के बारे में विद्वानों का बड़ा मतभेद है। एक मत के अनुसार गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने पहल इस लिपि का इस्तेमाल किया, इसलिए इसका नाम नागरी पड़ा। क्या हुआ कि गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने सबसे पहले इस लिपि का इस्तेमाल किया था। किस लिपि का? नागरी लिपि। तो इसलिए इसका नाम नागरी पड़ा। इस मत को स्वीकार करने में अनेक अड़चने हैं। एक अन्य मत के अनुसार बाकी नगर सिर्फ नगर है, परंतु काशी देवनगरी है। क्यों है देवनगरी भाई? क्योंकि वहाँ पर देवी देवताओं का बहुत सारा मंदिर है, इसलिए देवनगरी के नाम से प्रसिद्ध है। इसलिए काशी में प्रयुक्त लिपि का नाम देवनागरी पड़ा। वहाँ पर जो लिपि प्रयुक्त हुआ उसका नाम देवनागरी पड़ा। स्पष्टतः यह एक संकुचित मत है। यह संकुचित मत है, स्पष्टीकरण नहीं है। अलबेरुनी ने अपने ग्रंथ 1030 ईस्वी में लिखा है कि मालवा में नागर लिपि का इस्तेमाल होता है। अतः यह स्पष्ट है कि 1000 ईस्वी के आसपास नागर या नागरी नाम अस्तित्व में आ चुका था। दरअसल यह शब्द और भी कुछ पहले अस्तित्व में आ चुका था। लेखक ने कहा कि इतना निश्चित है कि यह नागरी शब्द किसी नगर अर्थात बड़े शहर से संबंधित है। कौन सा शब्द? नागरी शब्द। पादिताडिकम नामक एक नाटक से जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र पटना को नगर कहते थे। हम यह भी जानते हैं कि स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को नागर शैली कहते हैं। स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली, स्थापत्य उसे कहते हैं जिसकी उत्तर भारत की एक विशेष शैली को कहते हैं और अतः नागर या नागरी शब्द उत्तर भारत के किसी बड़े नगर से संबंध रखता है। इसमें जो आपका दिया गया पुस्तक का नाम पादताडिकम नामक एक नाटक से जानकारी मिलती है। इस पुस्तक की जो स्थापना हुई थी उसी को आप यहाँ पर स्थापत्य के नाम से लिखा गया। अतः नागर या नागरी शब्द उत्तर भारत के किसी बड़े नगर से संबंध रखता है। असंभव नहीं कि यह बड़ा नगर प्राचीन पटना ही हो। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव था, इसलिए गुप्तों की राजधानी पटना को देवनगर भी कहा जाता होगा। देवनगर की लिपि होने से उत्तर भारत की प्रमुख लिपि को बाद में देवनागरी नाम दिया गया होगा। लेकिन यह सिर्फ एक मत हुआ, हम सब प्रमाण नहीं बता सकते। इसका कोई प्रमाण नहीं है। लेखक ने ऐसा कहा कि प्रमाण सहित इसे हम नहीं बता सकते कि यह देवनागरी नाम कैसे अस्तित्व में आया। ईसा की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने अभिलेखों की लिपि को नंदी नागरी कहा है। कौन कहा है? विजयनगर के शासकों ने 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के राजाओं के लेख कन्नड़, तेलुगु और नागरी लिपि में मिलते हैं। जानकारी मिलती है कि विजयनगर के राजाओं के शासनकाल में ही
पहले पहल वेदों को लिपिबद्ध किया गया था। यह वैदिक साहित्य निश्चय ही नागरी लिपि में लिखा गया होगा। नागरी वैदिक साहित्य जो हम लोगों का वेद है। विद्वानों का यह भी मत है कि वाकाटकों और राष्ट्रकूटों के समय के महाराष्ट्र के प्रसिद्ध नंदीनगर आधुनिक नांदेड़ की लिपि होने के कारण इसका नाम नंदी नागरी पड़ा। लेखक ने कहा कि लेकिन हमें नामकरण के इस झंझट में अधिक नहीं पड़ना चाहिए। यह किसी नगर विशेष की लिपि नहीं थी। ये सब इसमें ये भी कहा गया कि पूरे देश की लिपि थी, नगर विशेष की लिपि नहीं थी, क्योंकि ईसा की 8वीं 11वीं सदियों में हम नागरी लिपि को पूरे देश में व्याप्त देखते हैं। पूरे देश में उस समय यह एक सार्वदेशिक लिपि थी। सभी देश में जो हो उसे सार्वदेशिक कहा जाता है। देश भर से नागरी लिपि के बहुत सारे लेख मिले हैं। इस नागरी लिपि के उदय के साथ भारतीय इतिहास व संस्कृति के एक नए युग की शुरुआत होती है। भारत इस्लाम के संपर्क में आता है और बाद में 13वीं सदी से इस्लामी शासकों का शासन आरंभ होता है। नए संप्रदाय अस्तित्व में आते हैं। नए संप्रदाय में नए लोग, नए जाति के लोग अस्तित्व में आते हैं। भारतीय समाज एवं बहुत से संप्रदायों को एक व्यापक नाम मिलता है। क्या मिलता है? हिंदू समाज एवं हिंदू धर्म। हिंदू समाज और हिंदू धर्म। नागरी लिपि के साथ साथ अनेक प्रादेशिक भाषाएं जन्म लेती हैं। अभी तक तो नागरी लिपि के बारे में हम लोगों ने जाना। अब है आप लोगों का कि बहुत सारी प्रादेशिक भाषाएं भी जन्म लेती हैं। 8वीं 9वीं सदी में आरंभी हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है। हिंदी के आदि कवि सरहपाद 8वीं सदी के दोहा कोश की तिब्बत से जो हस्तलिपि मिली है वह 10वीं 11वीं सदी की लिपि में लिखी जाती है। नेपाल से और भारत के जैन भंडारों से भी इस काल की बहुत सारी हस्तलिपियाँ मिली हैं। इसी काल में भारतीय आर्य भाषा परिवार की आधुनिक भाषाएं मराठी, बंगला आदि जन्म ले रही हैं। इस समय से इन भाषाओं के लेख भी मिलने लग जाते हैं। लेखक ने कहा कि दक्षिण भारत की द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं विशेषतः तमिल भाषा अधिक प्राचीन है, लेकिन इन भाषाओं के लेख भी इसी समय से मिलने लग जाते हैं। इन भाषाओं के लिए दक्षिण भारत में विकसित ब्राह्मी लिपि का कुछ स्वतंत्र विकास हो रहा था, परंतु दक्षिण भारत में नागरी लिपि का भी खूब व्यवहार था। क्या था? ब्राह्मी लिपि। और दक्षिण भारत में नागरी लिपि का भी खूब व्यवहार था। दरअसल नागरी के आरंभिक लेख हमें विंध्य पर्वत के नीचे के दक्कन प्रदेश से ही मिलते हैं। अनेक विद्वानों का मत है, लेखक ने कहा कि अनेक विद्वानों का मत है कि दक्षिण भारत में नागरी लिपि का प्राचीनतम लेख राष्ट्रकूट राजा दंतिदुर्ग का समागंड दानपत्र 754 ईस्वी है। दंतिदुर्ग ने ही राष्ट्रकूट शासन की नींव डाली थी। राष्ट्रकूट शासक मूलतः कर्नाटक के रहने वाले थे और इनकी मातृभाषा कन्नड़ थी, परंतु ये खानदेश विदर्भ में बस गए थे। दंतिदुर्ग के बाद उनके चाचा कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूटों की गद्दी पर बैठा।
इसी कृष्ण के शासनकाल में एलोरा, प्राचीन एलापुर वेरुल में अनुपम कैलाश मंदिर पर्वत को काटकर बनाया गया था। कृष्ण के कुछ लेख भी मिले हैं। 9वीं सदी में अमोघ वर्ष एक प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा हुआ। इसी अमोघ वर्ष ने राष्ट्रकूट की नई राजधानी मालखेर की नींव डाली। अमोघ वर्ष के शासनकाल में ही जैन गणितज्ञ महावीरोचार्य 850 ईस्वी में गणितसार संग्रह की रचना की। उसके बाद लेखक ने बताया कि ईसा की 8वीं सदी में प्राचीन महाराष्ट्र के कोंकण प्रदेश में शिलाहारों का राज्य स्थापित हो गया। शिलाहारों का राज्य, शिला मीन्स पर्वत, क्या पत्थर। 11वीं सदी में इनकी एक शाखा का राज्य कोल्हापुर सतारा प्रदेश में भी स्थापित हो गया था। इन शिलाहारों के अनेक नागरी लेख मिले हैं। जो पत्थर वहाँ मिला उसके भी अनेक लेख मिले हैं। उसकी कहानी क्या है? 11वीं सदी से नागरी लिपि में प्राचीन मराठी भाषा के लेख मिलने लग जाते हैं। अक्षी कुलाबा जिले से शिलाहार शासक काशीदेव प्रथम का एक शिलालेख 1012 ईस्वी में मिला है, जो संस्कृत मराठी भाषाओं में है और इसकी लिपि भी नागरी है। कहने का तात्पर्य यह है कि नागरी लिपि पूरे देश में था, लेकिन कुछ लोगों ने अन्य लिपि भी जन्म ली है, लेकिन नागरी लिपि पूरे देश में था। इसकी लिपि नागरी है, परंतु दिव्यागर रत्नागिरी जिला ताम्रपट पूर्णतः मराठी में है। इसे मराठी का आद्य लेख माना जाता है। नागरी लिपि में लिखा गया यह ताम्रपट 1060 ईस्वी का है। ताम्रपट मतलब तांबे का, पट कोई पात्र होगा, कोई क्या बोलते हैं उसको, पटरा, तख्ता टाइप का तांबे का बना हुआ, उस पर लिखा हुआ मिला। कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलगोला स्थान जैनों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। क्या है? कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलगोला स्थान जैनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ये आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है। यहाँ गोमटेश्वर का भव्य पुतला खड़ा है। इस स्थान से विविध भाषाओं और लिपियों के अनेक लेख मिलने लगे हैं। यह है श्री गंगराजे सुताले करवियले श्री गंगाराज ने परकोटा बनवाया। एक अन्य नागरी लिपि में लिखा है श्री चामुंड राजे करविये ले। ये लेख दक्षिण शैली में नागरी लिपि में है। शैली क्या है? दक्षिण। लिपि क्या है? नागरी। देवनागरी की यादव राजाओं के नागरी लिपि में बहुत सारे लेख मिलते हैं। देवगिरी के यादव राजाओं के नागरी लिपि में बहुत सारे लेख मिलते हैं। यादव राजा रामचंद्र 13वीं सदी के ताम्रपत्र में ए और ओ की मात्राएं अक्षरों की बाईं ओर है। कल्याण के पश्चिमी चालुक्य नरेशों के लेख भी नागरी लिपि में है। ताम्रपत्र में क्या लिखा है? ए और ओ की मात्राएं अक्षरों की बाईं ओर में है। शब्द कुछ होगा और उस शब्द के बाईं ओर में ए और ओ। उड़ीसा कलिंग प्रदेश में ब्राह्मी की एक विशेष शैली कलिंग लिपि का अस्तित्व था। अस्तित्व मीन्स
बोलबाला था, परंतु गंग वंश के कुछ शासकों के लेख नागरी लिपि में भी मिलते हैं। नागरी लिपि के लेख न केवल पश्चिम तथा पूर्व भारत के बल्कि सुदूर दक्षिण भारत से भी मिले हैं। केवल पश्चिम तथा पूर्व भारत से ही नहीं बल्कि सुदूर दक्षिण भारत से भी मिले हैं। दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेशों से राजा वरगुण के पलियम ताम्रपत्र मिले हैं। प्रथम ताम्रपत्र तमिल से शुरू होता है, वही तांबे का बना हुआ, परंतु इसकी दूसरी ओर से नागरी लिपि संस्कृत भाषा का लेख शुरू होता है। यह ईसा की 9वीं सदी का है। संस्कृत भाषा आप लोग तो जानते ही हैं, सबसे पुरानी भाषा है, प्राचीन भाषा है और सभी भाषाओं की जननी भी है। उत्तर भारत में पहले गुर्जर प्रतिहार राजाओं के लेखों में नागरी लिपि देखने को मिलती है। अनेक विद्वानों का मत है कि गुर्जर प्रतिहार बाहर से भारत आए थे। गुर्जर प्रतिहार बाहर से भारत आए थे। ईसा की 8वीं सदी के पूर्वार्ध में अवंती प्रदेश में इन्होंने अपना शासन खड़ा किया और बाद में कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया। बाहर से आए और क्या किया? 8वीं सदी के पूर्वार्ध में अवंती प्रदेश में इन्होंने अपना शासन खड़ा किया। सबसे पहले अवंती प्रदेश में गए और बाद में कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया। मिहिर भोज, महेंद्रपाल आदि प्रख्यात प्रतिहार शासक हुए। मिहिर भोज 840 से 81 ईस्वी तक की ग्वालियर प्रशस्त नागरी लिपि संस्कृत भाषा में है। ये भी आपका संस्कृत भाषा में है। धारा नगरी का परमार शासक भोज अपने विद्यानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है, परंतु इस शासक के बहुत कम अभिलेख मिलते हैं। इस राजा के वंशवारा और बेतमा दानपत्र क्रमशः कोंकण विजय तथा कोंकण विजय पर्व के अवसरों पर दिए गए थे। बेतमा इंदौर के समीप दानपत्र 1020 ईस्वी का है। उसके बाद लेखक ने कहा कि हमने उन्हीं आरंभिक नागरी लेखों की संक्षिप्त चर्चा की है जो देश के विभिन्न भागों से मिले हैं। जो लेखक को मिला उसी की चर्चा इसमें किए हैं। 12वीं सदी के बाद हम उत्तर भारत के सभी हिंदू शासकों को नागरी लिपि का इस्तेमाल करते हुए देखते हैं। हमने यह भी देखा है कि कुछ इस्लामी शासकों ने भी अपने सिक्कों पर नागरी लेख अंकित किए हैं। कहने का मतलब है कि नागरी लिपि का इस्तेमाल पूरे देश में हुआ और साथ ही साथ हिंदू ही नहीं मुस्लिम भी, इस्लामी शासकों ने भी अपने सिक्कों पर नागरी शब्द अंकित किए। जैसे कि इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा राम सिंह, सिक्कों पर लिखवाया गया। अब आप लोगों का क्वेश्चन आंसर है। अब देख लीजिए क्वेश्चन आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, नागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई? स्थिरता कैसे आई? तो नागरी लिपि के लेखों में स्थिरता 2 सदी पहले जब सर्वप्रथम इस लिपि के टाइप तैयार हुए और इसमें पुस्तकें छपने लगी, तब देवनागरी की लिपि में स्थिरता आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 है, नागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं? आंसर है देवनागरी लिपि में संस्कृत, प्राकृत, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां नेपाली आदि लिखी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, लेखक ने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया है? लेखक ने संस्कृत, प्राकृत, गुजराती, बंगला तथा दक्षिण भारतीय भाषाओं
से देवनागरी लिपि का संबंध बताया है। क्वेश्चन नंबर 4 में है नंदी नागरी किसे कहते हैं, किस प्रसंग में लेखक ने इसका उल्लेख किया है। लेखक ने कहा है कि नंदी नागरी लिपि आरंभिक लेख को कहते हैं, जो दक्षिण भारत की आरंभिक लिपि नागरी को ही नंदी नागरी कहते हैं। लेखक ने इसका उल्लेख इसलिए किया है क्योंकि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें दक्षिण भारत से ही मिले हैं। कोंकण के शिलाहार, मान्यखेट के राष्ट्रकूट, देवगिरी के यादव और विजयनगर के राजाओं के लेख की लिपि नंदी नागरी ही थी। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ प्राप्त हुए हैं और उनके विवरण दें। नागरी लिपि, लेखक ने कहा कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख दक्षिण भारत से प्राप्त हुए हैं। ऐसे तो दक्षिण भारत में तमिल, मलयालम तथा तेलुगु, कन्नड़ लिपियों का स्वतंत्र विकास हो रहा था, फिर भी दक्षिण भारत में नागरी लिपि का भी प्रचलन था। जैसे राजराज व राजेंद्र जैसे प्रतापी चोर या चोल राजाओं के सिक्कों पर नागरी अक्षर अंकित है, तो 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर भी वीर केरलस्य शब्द नागरी लिपि में अंकित है। इस प्रकार 9वीं सदी में बरगुन का पलियम ताम्रपत्र, श्रीलंका के पराक्रम बाहु तथा विजय बाहु के सिक्कों पर तथा महमूद गजनवी के लाहौर टकसाल में ढाले गए सिक्कों पर नागरी लिपि शब्द अंकित हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ब्राह्मी और सिद्धम लिपि की तुलना में नागरी लिपि की मुख्य पहचान क्या है। लेखक ने कहा है कि ब्राह्मी लिपि और सिद्धम लिपि के अक्षरों के सिरों पर लकीरें छोटी या तिकोन जैसी हैं, जबकि नागरी लिपि की मुख्य पहचान यह है कि इस लिपि के अक्षरों के सिरों पर पूरी लकीरें बन जाती हैं और ये शिरोरेखाएं उतनी ही लंबी होती हैं जितनी कि अक्षरों की चौड़ाई होती है। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर भारत में किन शासकों के प्राचीन नागरी लेख प्राप्त हुए हैं। उत्तर भारत में मेवाड़ के गुहिल, सांभर, अजमेर के चौहान, कन्नौज के गाहरवाल, काठियावाड़ के गुजरात के सोलंकी, आबू के परमार, जेजाक मुक्ति, बुंदेलखंड के चंदेल तथा त्रिपुरा के कलचुड़ी शासकों के लेख नागरी लिपि में प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नागरी लिपि को देवनागरी क्यों कहते हैं। लेखक ने इस संबंध में क्या बताया है। लेखक ने कहा है कि नागरी शब्द को देवनागरी इसलिए कहा जाता है, इस संबंध में विद्वानों का भिन्न भिन्न मत है। कुछ विद्वानों का मत है कि गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने सर्वप्रथम इस लिपि का उपयोग किया था, इसलिए इसका नाम नागरी पड़ा। तो कुछ के मतानुसार शेष नगर तो मात्र नगर ही है, किंतु काशी देवनागरी है, इसलिए काशी में प्रयुक्त लिपि का नाम देवनागरी पड़ा। लेकिन लेखक इसे संकुचित मत मानते हैं, इसमें भी स्पष्टता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन है आपका, नागरी की उत्पत्ति के संबंध में लेखक क्या कहना चाहता है। पटना से नागरी का क्या संबंध लेखक ने बताया है। लेखक ने कहा है कि नागरी की उत्पत्ति के संबंध में इतना निश्चित है कि इस नागरी शब्द का किसी नगर से या बड़े शहर से संबंध अवश्य है। पाडतारिकम
नामक नाटक से ऐसी जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र पटना को नगर कहा जाता है। साथ ही उत्तर भारत की स्थापत्य शैली को नागर शैली कहते हैं तथा नागर या नागरी शब्द उत्तर भारत के किसी बड़े नगर से संबंधित है। संभवतः पटना ही वह नगर हो सकता है। दूसरी बात, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव था, अतएव देवनगर की लिपि होने के कारण भारत की प्रमुख लिपि देवनागरी नाम रख दिया गया हो। क्वेश्चन नंबर 10, नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी? नागरी लिपि, लेखक का कहना है कि ईसा की 8वीं 11वीं सदियों के मध्य नागरी लिपि पूरे देश में व्याप्त हो चुकी थी। पूरे देश में इस लिपि का प्रचार प्रसार हो चुका था। उस समय तक यह लिपि सार्वदेशिक लिपि थी। सार्वदेशिक लिपि मतलब पूरे देश में थी। देश भर से इस लिपि में लिखित बहुत सारे लेख मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन है आपका, नागरी लिपि के साथ साथ किसका जन्म होता है? इस संबंध में लेखक क्या जानकारी देता है? लेखक ने कहा है कि नागरी लिपि के उदय के साथ भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के एक युग का जन्म होता है। भारत इस्लाम के संपर्क में आता है। 13वीं सदी में इस्लामी शासन स्थापित होता है। नए संप्रदाय अस्तित्व में आते हैं। नए संप्रदाय में नए लोग, जैसे मुस्लिम लोग, भारतीय समाज एवं अनेक संप्रदायों को एक व्यापक नाम मिलता है। अनेक संप्रदायों को, जितने भी जाति के लोग हैं उनको एक नाम मिलता है, हिंदू समाज एवं हिंदू धर्म। इसके साथ अनेक प्रादेशिक भाषाएं, प्रदेश की भाषाएं जन्म लेती हैं। 8वीं 9वीं सदी से हिंदी का साहित्य मिलने लगता है। आदि कवि सरहपाद द्वारा लिखित दोहा कोश की हस्तलिपि तिब्बत से मिली है, जो 10वीं 11वीं सदी की लिखी हुई है। इसी समय भारतीय आर्य भाषा परिवार की आधुनिक भाषाएं मराठी, बंगला भी जन्म ले रही थी। इन भाषाओं के लेख भी मिलने लगते हैं। दक्षिण भारत में ब्राह्मी लिपि का विकास स्वतंत्र रूप से हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 12, गुर्जर प्रतिहार कौन थे? आंसर है आपका कि लेखक ने बताया कि गुर्जर प्रतिहार भारत बाहर से आए थे। ईसा की 8वीं सदी से पूर्वार्ध में इन्होंने अवंती प्रदेश पर अपना अधिकार जमाने के बाद कन्नौज पर भी अधिकार जमा लिया। मिहिर भोज, महेंद्रपाल आदि प्रसिद्ध प्रतिहार शासक थे। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन है आपका, निबंध के आधार पर कालक्रम से नागरी लेखों से संबंधित प्रमाण प्रस्तुत करें। ये है आपका दक्षिण भारत में 8वीं सदी से तथा उत्तर भारत में 9वीं सदी से नागरी लिपि में लिखित प्रमाण मिलने लग जाते हैं। उदाहरण स्वरूप 8वीं सदी में हिंदी के आदि कवि सरहपाद लिखित दोहा कोश, राष्ट्रकूट राजा दंत दुर्ग का समागंड दानपत्र 754 ईस्वी 850 ईस्वी में गणितज्ञ महावीराचार्य लिखित गणित सार संग्रह 840 से 81 ईस्वी में मिहिर की ग्वालियर प्रशस्ति 1060 में गया का ताम्रपत्र, गंग वंश के राजा वज्रहस्त तृतीय के गंजाम दानपत्र, कोल्हापुर के शिलाहार शासक गंडरादित्य का दानपत्र, पलियम ताम्रपत्र,
पराक्रम बाहु, विजय बाहु के सिक्कों पर नागरी अक्षर अंकित हैं, तो अकबर के एक सिक्के पर राम सिंह शब्द नागरी लिपि में अंकित है। इसी प्रकार मेवाड़ के गोहिल, सांभर, अजमेर के चौहान, कन्नौज के गाहरवाल, काठियावाड़, गुजरात के सोलंकी और आबू के परमार, जेजाक मुक्ति के चंदेल तथा कलचुरी शासकों के लेख नागरी लिपि में है। उसके बाद उपर्युक्त वर्णित लेख नागरी लिपि में है, तो ताम्रपत्र एवं सिक्कों पर नागरी लिपि के अक्षर शब्द या अक्षर अंकित है। ये था आप लोगों का 13 क्वेश्चन। आप लोग अपने अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा और इसको याद भी कीजिएगा। सर्वोदय नमस्कार बच्चों।